ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए सतत ऊर्जा परिवर्तन की दिशा में ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस और भारत के अन्य प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आईआईटी दिल्ली की इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी इरेडा में चेयर प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार विजय और आकाशवाणी संवाददाता आदित्य शुक्ला। आज चर्चा की शुरुआत एक अच्छी खबर के साथ करते हैं। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन यानी ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस का सचिवालय भारत में स्थापित होगा। जी हां, हाल ही में भारत सरकार और ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस ने इस संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 अक्टूबर को इसकी स्वीकृति दी थी। हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार विजय। आपने बायोफ्यूल्स के क्षेत्र में खासा काम किया है। आप केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के उन्नत भारत अभियान के राष्ट्रीय समन्वयक भी हैं। बायोफ्यूल्स पर आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार प्रोफेसर विजय, ये बायोफ्यूल्स आखिर क्या होते हैं? आप अगर आसान शब्दों में हमारे श्रोताओं को बता सकें। और दुनिया में 3 चीजें इम्पोर्टेंट है। एक हमारी जमीन, एक हम जो खाते हैं, खाना पीना और कपड़ा और रहना। तो उसमें जो एनर्जी पर्सपेक्टिव है, तो खाना पीना हमको जमीन से मिलता है, हम एग्रीकल्चर करते हैं और उससे जो उपज पैदा होती है हम उसको खाने के काम में लेते हैं। मगर पिछले 200 सालों से हम लोग जो जमीन के अंदर जो पेट्रोलियम पदार्थ जमा हुए, जो कि बायोमास को कन्वर्ट, जैव पदार्थों को कन्वर्ट करने के बाद ही बने और लाखों करोड़ों सालों से वो जमीन के अंदर दबे रहे, इसलिए वो अब पेट्रोल डीजल के रूप में हमको उपलब्ध होते हैं। मगर उसकी वजह से पिछले 50 सालों में दुनिया में पर्यावरण जो फैला और वो क्लाइमेट चेंज हो गया है और उसकी दुर्गति ये हुई है हमारी कि एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन सब जगह फैल देख रहे हैं हम लोग। तेज बरसात आती है, तेज सर्दी होती है, तेज गर्मी होती है। टेम्परेचर जहाँ यूरोप में कम होता था वहाँ हर घर में पंखा लग गया है। कनाडा में 49 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चल गया है। तो जो उस पेट्रोलियम पदार्थ की जगह जो बायोमास से बना था, अभी जो हमारे पास एग्रीकल्चर रेजिड्यू है, हमारे पास जो जैव ऊर्जा है, जैविक पदार्थ है, ऑर्गेनिक मटेरियल है, उन सबको हम कन्वर्ट करके बायोफ्यूल बना सकते हैं, जैव ईंधन बना सकते हैं। कैसे? जैसे कि जो हमारा इथानॉल है उसकी जगह बायो इथानॉल जैविक पदार्थों से बनेगा। जो डीजल होता है उसकी जगह जो तेल हमारे बिना खाने के काम आता है, साबुन बनाने में और किसी काम में, जट्रोफा का, पंगामिया का, मतलब करंज का और जट्रोफा का, ऐसे जो खाने के काम नहीं आता तेल, उस तेल को ट्रांसएस्टरिफिकेशन करके हम बायोडीजल बना सकते हैं, जो डीजल की जगह काम आएगा। और जो बायोगैस है हमारी, जो हमारे जैविक पदार्थ है, ऑर्गेनिक मटेरियल से बनती है, जैसे गोबर है, जैसे एग्रीकल्चर रेजिड्यू है, जैसे हमारा खाने का वेस्ट है, उन सबको फर्मेंट करके हम बायोगैस बनाते हैं और बायोगैस को प्यूरिफाई करके हम बायो सीएनजी की तरह ही सीबीजी बनाते हैं, कंप्रेस बायोगैस, और उसको भी हम फ्यूल के रूप में काम में ले सकते हैं। तो ये सब पदार्थ, चाहे वो सीबीजी हो, कंप्रेस बायोगैस, या फिर वो बायोडीजल हो या बायो इथानॉल हो, जो कि जैविक पदार्थों से बनता है, बायोफ्यूल कहलाते हैं। और इन पदार्थों को हम पेट्रोलियम, डीजल, सीएनजी की जगह काम में ले सकते हैं। बायोफ्यूल्स के बारे में आपने बताया कि जैसे इसको बनाते हैं तो वो जैविक पदार्थों से बनता है जिनका उपयोग खाने में नहीं किया जाता है। तो इसमें कुछ क्या जनरेशन्स भी होती हैं, क्या कुछ पीढ़ियां भी होती हैं? जैसे हम सुनते थे कि बायोफ्यूल्स की ये पहली पीढ़ी है, तो अभी वो हम कौन सी ये अलग अलग पीढ़ियां, अगर आप हमारे श्रोताओं को समझा सकें। पहले 1G इथानॉल था, फिर 2G इथानॉल आया, अब उसके बाद और एडवांस प्रोसेस करके हम बायो इथानॉल बना रहे हैं, जो कि पेट्रोलियम में पहले 5% तक सरकार ने अलाउ किया था, अब 10% किया, उसके बाद में 20% होने वाला है। तो इस तरह से पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी, मतलब जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ और अब कॉमर्शियलाइज होने लग गई है चीजें। ऐसे ही बायोडीजल है, तो जो डीजल की जगह हम उपयोग ले सकते हैं 5%, 10%, 15%, आगे ज्यादा तक। ऐसे ही हम बायोगैस बनाते हैं। बायोगैस पहले अगर आपने देखा होगा, छोटे छोटे घरों में बायोगैस होते थे, गोबर से बनते थे, बायोगैस बनती थी और एलपीजी की रिप्लेसमेंट के लिए वो उसी तरह से जलती थी जैसे एलपीजी जलती है, उसी तरह का चूल्हा होता था। मगर पिछले कुछ सालों के डेवलपमेंट में आईआईटी दिल्ली हमारा बड़ा योगदान रहा है। उसमें बायोगैस को प्यूरिफाई करके, उसमें बायोगैस में जनरली 2 गैसें होती है, मीथेन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और बहुत फ्रैक्शन में
हाइड्रोजन सल्फाइड होती है। तो हम प्योरिफिकेशन का मतलब ये है कि हम हाइड्रोजन सल्फाइड को और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको उसमें से हटा देते हैं और प्योर मीथेन को ले लेते हैं। जो सीएनजी होता है उसमें भी 89 से 93% मीथेन होता है। तो बायोगैस को भी प्योरीफाई करके हम 95 प्लस मीथेन बना लेते हैं और उसको फिर आपके कोई भी व्हीकल में हम उसको यूज कर सकते हैं, जो कि पेट्रोल व्हीकल होता है या सीएनजी व्हीकल में जिसमें हम यूज करते हैं। तो उसमें कोई व्हीकल में कोई चेंज नहीं करना पड़ता, बस आप सीएनजी सिलेंडर में सीएनजी की जगह प्यूरिफाइड बायोगैस या सीबीजी भरेंगे और व्हीकल चलेगा। अगर मैं एक उदाहरण दूं तो 2011 से मेरी गाड़ी आईआईटी दिल्ली में बायोगैस से चल रही है। जैसे हम बायोगैस कैसे बना रहे हैं, हम आईआईटी दिल्ली में ही 200 घरों से किचन वेस्ट लाते हैं, फ्रूट और वेजिटेबल जूस होता है वो, उसका जो कचरा निकल रहा है वो लाते हैं। मैसेज में जो खाने का सामान बच जाता है, फ्रूट वेजिटेबल सब्जियां बनाने के बाद में, वो लाते हैं और उससे बायोगैस बनाते हैं और उस बायोगैस को प्योरीफाई करते हैं। वो टेक्नोलॉजी आईआईटी दिल्ली ने डेवलप किया है, पेटेंट किया है और हमने कई इंडस्ट्रीज को उसका लाइसेंस भी दिया है। और उसके बाद में हमने उस प्योरीफाइड बायोगैस को सीबीजी को बढ़ने की सारी कंप्रेसर की व्यवस्था, बढ़ने की व्यवस्था भी हमारे आईआईटी में है, तो हमारी लैब में है। और पिछले 12-13 साल से मेरी गाड़ी बायोगैस पे चल रही है। 1,40,000 किलोमीटर वो लगभग बायोगैस पे चल चुकी है। उसके एमिशंस बढ़िया है, माइलेज बहुत अच्छा है और उसका जो इंजन परफॉर्मेंस है, डिटोरेशन है, एमिशंस है, उसके हम स्टडी करते रहते हैं। आपने बात की कि आपकी गाड़ी बायोफ्यूल से चलती है, बायोगैस से चलती है, और आपने ये पेटेंट भी कराया है आईआईटी दिल्ली के नाम से, और इसके साथ ही बहुत सारी कंपनियों को लाइसेंस दिए भी हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि आज जो निजी क्षेत्र है जहां पर कंपनियां ऐसी गाड़ियों का उत्पादन कर रही हैं जो बायोफ्यूल से ही चलती हों, तो वो बाजार कितना बड़ा है और अभी हम कहां पर खड़े हैं बायोफ्यूल्स की गाड़ियों की अगर हम बात करें तो? पहले बायोगैस की बात कर लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने 2018 में भारत देश में बायोफ्यूल पॉलिसी बनी और उसमें सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट सतत प्रोग्राम शुरू किया उन्होंने। और पूरे देश भर में इंडियन ऑयल, एचपीसीएल, बीपीसीएल, जो एंटरप्रेन्योर अपने वहां जो कचरा मिलता है उससे बायोगैस बनाएगा, उसको बायोगैस को प्योरीफाई करके सीबीजी में कन्वर्ट करेगा और इस सीबीजी को गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को भी सप्लाई कर सकता है, शहर में और दूसरी जगह भी सप्लाई कर सकता है, गैस की पाइपलाइन में भी डाल सकता है। तो ऐसे 5,000 प्लांट्स पूरे देश भर में लगाने का पोटेंशियल है। उसमें से कई सैकड़ों प्लांट्स लग रहे हैं, कई सारे लग चुके हैं। भारत सरकार की जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें सब्सिडी भी देता है। जितने भी प्रेस मड पहले शुगर फैक्ट्री में बनते थे, उस प्रेस मड का कोई उपयोग नहीं होता था, कचरे में वो जलाते थे या तो उसको सारे लोग बायोगैस बनाने वाले एंटरप्रेन्योर्स ने खरीद रहे हैं और उससे बायोगैस बना रहे हैं और बायोगैस को प्योरीफाई करके वो पास के पेट्रोल पंप आईओसीएल को या बीपीसीएल को या एचपीसीएल को जो सीएनजी बेचते हैं उसकी जगह बायो सीएनजी या सीबीजी बेच रहे हैं। ऐसे ही बायोडीजल का भी पूरे देश भर में कई जगह से उत्पादन शुरू हुआ है और ऐसे ही बायो इथेनॉल। गडकरी जी हमेशा कहते हैं कि आने वाले समय में पूरी दुनिया जब पेट्रोलियम बंद कर देंगे, काम नहीं लेंगे क्योंकि पर्यावरण इतना प्रदूषित हो रहा है, तो बायोफ्यूल पूरी दुनिया को हम ही सप्लाई कर पाएंगे और उसमें हम बहुत आगे जाने वाले हैं और पूरी दुनिया को क्लाइमेट चेंज के प्रभाव से मुक्ति दिलाने में भी बायोफ्यूल का बड़ा योगदान होने वाला है। और पिछले साल जब G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वैश्विक गठबंधन की शुरुआत की थी जिसे वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन कहा जाता है, यानी ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस। तो आज इस अलायंस में अगर मैं ठीक हूं तो 27 देश शामिल हैं और 12 संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल हैं। प्रोफेसर विजय, हम जानना चाहेंगे इस अलायंस के बारे में। जब इसकी शुरुआत हुई थी तो पिछले एक साल में इस अलायंस ने बायोफ्यूल्स को बढ़ावा देने के लिए दुनिया भर में इस गठबंधन की क्या भूमिका रही है और कैसे पूरी दुनिया आज बायोफ्यूल्स के लिए इस गठबंधन के साथ जुड़ रही है? भारत ऐसा पहला देश था अलग से मिनिस्ट्री रिन्यूएबल एनर्जी की बनी 1981 में। दुनिया में कहीं भी इसकी अलग से कोई मिनिस्ट्री नहीं होती थी और भारत ने मिनिस्ट्री बनाई। और आप देखिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी भारत की देन है, जिसकी कि पूरे सभी दुनिया भर में सोलर से एनर्जी पैदा कर रहे हैं और उसको प्रमोट कर रहे हैं। इसी तरह G20 अभी गत वर्ष भारत सरकार ने शुरू किया कि दुनिया में कैसे बायोफ्यूल का उपयोग करके हम पर्यावरण का सुधार करें और हम उसको लीड कर रहे हैं। और अब देखिए कि भारत की सरकार ने अभी कैबिनेट, जैसे आपने बताया, 3 तारीख को ही पास किया है कि उसका हेडक्वार्टर भी दिल्ली में भारत में स्थापित होगा। और बहुत सारे देश हैं, चाहे ब्राजील हो, चाहे स्वीडन हो, चाहे यूरोप वाले हों, चाहे अमेरिका हो, चाहे दूसरे देश हों, पूरे दुनिया में बायोफ्यूल की तरफ उनकी बड़ी निगाहें हैं और वो देख रहे हैं कि भारत ऐसे कैसे लीड करेगा। और क्योंकि रिसोर्सेज भारत में है, पॉपुलेशन भारत में है और हम सब ग्रो कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं और पूरी दुनिया को सप्लाई कर सकते हैं। तो हमारी जो कितनी खाने की आवश्यकता है वो खाने के लिए हम लोग एग्रीकल्चर का उपयोग करते हैं।
पर जो वेस्ट निकल रहा है, पहले तो क्योंकि जानवर होते थे उसके साथ में सिनर्जी होती थी कि वो जानवर उसके कचरे को यूज करते थे, तो अगर थोड़ी जानवरों की संख्या भी कम हो गई है अब, और दुनिया में बढ़ते हुए इस एग्रीकल्चर रेजिड्यू को हम लोग बायोफ्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसकी टेक्नोलॉजीज भी अपने पास है। बहुत सारी यूरोपियन कंपनियां भी अपने इंडिया में अब काम करना शुरू कर दिए। पंजाब में वर्बियो ने पेडी स्ट्रस बेस्ड सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट लगाया है, और उसको वो सीबीजी बना के बेच रहे हैं आईओसीएल वाले। आपने कहा कि भारत बायोफ्यूल्स के क्षेत्र में एक लीडर के तौर पर उभरेगा, और हम जानना जी। चाहेंगे कि भारत कैसे एक लीडर बनेगा, और विशेषकर अगर हम तकनीक की बात करें तो कैसे बायोफ्यूल्स के क्षेत्र में तकनीक में बदलाव आया है, और भारत को आप एक बड़ा उभरता हुआ नाम इस क्षेत्र में देख रहे हैं। भारत की अपनी एक विशेषता है, हमारे पास यहाँ सारे एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, हमारे यहाँ पे सारी एग्रीकल्चरल लैंड उपलब्ध है। तो हमारी जो एग्रीकल्चरल लैंड है वहाँ पे जो हम जितना भी हम एग्रीकल्चर रेजिड्यू या दूसरे जैविक पदार्थ पैदा कर सकते हैं, उसको हमारी स्ट्रेंथ है। और हमारी स्ट्रेंथ ये भी है कि हमारी सारी एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स हैं, नॉर्थ में कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, उधर राजस्थान से लेके आप आसाम तक, आगे अरुणाचल प्रदेश तक, सारे रीजन हमारे पास है, गंगा बेल्ट है। तो हमारे पास जो एग्रीकल्चर रेजिड्यू अवेलेबल है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं बायोफ्यूल्स में, चाहे वो बायो इथेनॉल हो, चाहे बायोडीजल हो, चाहे वो हमारा बायोगैस हो, सीबीजी हो। दूसरा ये कि हमारे जितने फॉरेस्ट एरिया है दूसरे जहाँ पे कि नॉन एडिबल ऑयल सीड्स पैदा होते हैं बहुत सारे पेड़ों में, उनका भी हम कलेक्ट करके उसका बायोडीजल में कन्वर्जन कर सकते हैं। तो क्योंकि हमारे पास साइंटिफिक मैन पावर है, हमारे पास ह्यूमन मैन पावर है, हमारे पास एंटरप्रेन्योरल मैन पावर है, तो आने वाले समय में क्योंकि हमको रोजगार की भी जरूरत है, हमारे को हम 20-21 लाख करोड़ का हर साल पेट्रोलियम इंपोर्ट करते हैं, उसकी जगह पे अब आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि 10 साल बाद हम ये इंपोर्ट भी बंद कर देंगे और उसकी जगह बायोफ्यूल दुनिया भर को सप्लाई करते रहेंगे। मैं एक आंकड़ा यहाँ अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगा। हाल ही में भारत ने 200 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन किया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर हम बात करें पिछले 10 सालों की, तो इन 10 सालों में आप सरकार के स्तर पर क्या समर्थन देखते हैं जो निजी क्षेत्र को मिला है, और कैसे सरकार के समर्थन से आज हम इस नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन में आगे बढ़ रहे हैं? बिना सरकार के ये संभव नहीं होता, और भारत सरकार ने, आप देखिए कि चाहे इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया, और उससे पहले सोलर की 200 गीगावाट की हमने कहा बात, उस कंपटीशन में जो सोलर फोटोवोल्टिक की कीमत आज के 20 साल पहले 17 रुपए पर किलोवाट आवर एक यूनिट का होता था, वो लगभग 2.5-3 रुपए पर यूनिट आ गया है। तो अब इंडस्ट्री वाले भी उसको लगा के, अपने घरों में भी लगा के, भारत सरकार ने घर में सोलर फोटोवोल्टिक लगा के उससे बिजली बनाने की एक स्कीम लॉन्च की है, और कोई भी घर वाला, कोई भी परिवार उसका लाभ ले सकता है, और 300 यूनिट तक फ्री उसमें मिलती है। और विंड एनर्जी में सारे एंटरप्रेन्योर साथ में लगे, उन्होंने 1 मेगावाट, 2 मेगावाट, 5 मेगावाट, 10 मेगावाट, 20 मेगावाट विंड एनर्जी सिस्टम के विंड फार्म्स लगाए, और उस बिजली को ग्रिड में डालते हैं और पैसा कमा रहे हैं। तो ऐसे सोलर एनर्जी से भी सोलर को ग्रिड में डालते हैं और पैसा कमा रहे हैं। तो एंटरप्रेन्योर को भी फायदा है, उसमें सरकार सब्सिडी देती है इनिशिएट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, और विन विन सिचुएशन हमारे सरकार के लिए भी, हमारे एनवायरमेंट के लिए भी, एंटरप्रेन्योर के लिए भी है। ये ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस जिसका सचिवालय भारत में स्थापित होगा, इससे आप क्या देखते हैं? अगर सचिवालय भारत में होने का क्या फायदा होना है? सचिवालय भारत में होने का मतलब ये है कि हम पूरी दुनिया को एक डायरेक्शन दे पाएंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी, हमारी स्ट्रेंथ है ये कि हम एग्रीकल्चरल कंट्री रहे, हमारे पास अभी ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, हमारे एग्री क्लाइमेटिक कंडीशन सभी तरह की हैं, तो जिसमें सब में हम टेस्ट कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और डायरेक्शन दे सकते हैं पूरी दुनिया को कि देखिए जो पर्यावरण की हानि हुई है पिछले 150 साल में, जो पेट्रोलियम और अदर फ्यूल को हमने यूज किया है, उसको अगर बचाना है, आगे बढ़ना है, तो ऐसा रिसाइक्लेबल, एनवायरमेंट फ्रेंडली, रिन्यूएबल नेचर का फ्यूल हम यूज करेंगे तो सबको फायदा है। आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अभी आप सुन रहे थे सतत ऊर्जा परिवर्तन की दिशा में ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस और भारत के अन्य प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आईआईटी दिल्ली की इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी इरेडा में चेयर प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार विजय और आकाशवाणी संवाददाता आदित्य शुक्ला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIRNSDtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर